हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो यूपीएचसीएससी जीएस में पॉलिटी से रिलेटेड जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं वो है प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, जुडिशरी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आज हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिस्कस करते हैं। तो मैं आपसे वीडियो के एंड में मिलूंगी, मुझे कुछ बातें बोलनी हैं। तो पहले हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर भारत निर्वाचन आयोग के बारे में आपको सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि वो कौन से पार्ट में आता है। तो आपको पता है कि इंडिया का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे जो थर्ड पार्ट है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, जो फोर्थ पार्ट है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करता है, जो 4A है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है। उसी तरीके से अगर हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो ये कौन से पार्ट में आता है, ये पार्ट 15 में आता है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक है, जो कि पार्ट 15 का ही पार्ट है। ठीक है, तो आपको पार्ट 15 तो डेफिनेटली याद रखना है, और ये जो फंडामेंटल राइट्स ये सब चीजें हैं इनका क्या पार्ट है ये मैं आगे जो लेसन होंगे उसमें डिस्कस करूंगी। तो पहली चीज आपने ये याद रखी कि ये पार्ट 15 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 324 से 329 तक है। दूसरी चीज ये कि इलेक्शन कमीशन का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन आप सभी को पता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना, यानी कि बिल्कुल विदाउट करप्शन इलेक्शन करवाने का जो जिम्मा होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर होता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, अभी हमने देखा 324 से 329 तक आर्टिकल्स हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल 324 है। तो आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस तरीके के क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछ लिए जाते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या किस प्रकार की बॉडी है। तो ये आपको याद रखना है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इसी आर्टिकल 324 का ही इक्विवेलेंट जो आर्टिकल है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है, ये इसका आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 243K में दिया है। ठीक है, तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 243K है, और उसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पूरे भारत के लिए है वो आर्टिकल 324 है। ठीक है, आपको ये दो चीजें तो डेफिनेटली याद रखनी है। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कौन सी बॉडीज के इलेक्शन करवाते हैं ये आपको याद रखना है। तो जो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो इलेक्शन होते हैं, यानी कि आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। उसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। उसके अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। तो आपको ये याद रखना है, पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उसके अलावा प्रेसिडेंट और फिर वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब ये हो गया, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इट इज कॉमन टू बोथ सेंटर और स्टेट, यानी कि राज्य और स्टेट दोनों का ही इलेक्शन करवाने के लिए ये एक कॉमन बॉडी है। अब जिन बॉडीज का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाती है वो है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। अभी अभी मैंने स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करी थी जो कि आर्टिकल 243K में दिया है। यही बॉडी होती है जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन करवाती है। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन बना था वो एक्चुअली 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बना था, जो 1992 में आया था। ओके, और 1993 में ये एक्ट एनफोर्स हो गया था। तो आपको ये याद रखना है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट पंचायत के लिए है और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज के लिए है, और दोनों के तहत ही स्टेट इलेक्शन कमीशन को इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वो आर्टिकल 243K के अंदर आती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कॉम्पोजिशन क्या होता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने लोग होते हैं, क्या उसका कॉम्पोजिशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 324 आपको पढ़ चुके हैं। तो आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, और उसके अलावा कितने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे ये जो डिसाइड करेगा ये प्रेसिडेंट करेगा। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं दिया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, वो प्रेसिडेंट सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब 1950 में
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था तब सिर्फ एक ही यानी कि सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही उस बॉडी में था, कोई और इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे। पर 1989 में पहली बार इसको एक 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया। 3 मेंबर इसलिए, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनको इंक्लूड किया गया। रीजन ये था कि 1989 में जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उससे जो वोटिंग एज थी वो 29 से 18 ईयर्स कर दी गई, यानी कि जो वोटिंग एज थी वो रिड्यूस कर दी गई थी। इसलिए जो पॉपुलेशन एलिजिबल थी वोट करने के लिए वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन का काम बढ़ गया था। इसलिए ये एक इंसान का काम नहीं था, और भी ज्यादा लोग चाहिए थे। इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर ऐड कर दिए। इसका मतलब ये है कि आज के टाइम पे अगर हमारी ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो आज उसमें 3 मेंबर्स हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया कि कॉम्पोजिशन में आज के टाइम पे क्या है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स है। उसके अलावा जो नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो डिसाइड करता है प्रेसिडेंट, ही कैन चेंज इट फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट। उसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो होती हैं, चाहे वो कैग हो गया या कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट ही करता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में याद रखना है वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एस्टैब्लिश हुआ था तो वो 25 जनवरी 1950 में हुआ था। ठीक है, तो 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीइंग में मतलब एस्टैब्लिश हुआ था। इसलिए 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 25 जनवरी को हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं, या नेशनल वोटर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे आपको याद रखना है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1950 में आया था। आपको मालूम ही होगा कि 26 जनवरी 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनफोर्स हो गया था, फोर्स में आ गया था। तो आप उससे भी याद रख सकते हो कि 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हो गया था। 1989 में मैंने आपको बताया कि ये एक सिंगल मेंबर बॉडी नहीं रही, क्योंकि 1989 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसकी वजह से जो वोटिंग एज थी वो 21 से रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दी गई। इसीलिए 1989 से ये एक 3 मेंबर बॉडी बन गई थी। ऑल्दो बीच में छोटा सा ऐसा टाइम आया था 1990 में, एक ही साल बाद, कि उसको दोबारा से सिंगल मेंबर बॉडी कर दिया गया था, पर फिर दोबारा से इसको चेंज करके 3 मेंबर बॉडीज ही कर दी गई थी। और आज के टाइम पे हमें बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 मेंबर्स हैं। राइट, अब जो पावर्स की बात आती है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुन के ऐसा लगता है कि शायद इसके पास इलेक्शन कमिश्नर से जो पावर्स होंगी वो ज्यादा होंगी, पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं, जो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनकी जो पावर्स होती है और सैलरी होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी जो सैलरी होती है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ही इक्वल होती है, यानी कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जितनी सैलरी है वही इन 3 मेंबर्स की होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिसीजन लिया जाता है इस बॉडी द्वारा ये बाय मेजोरिटी लिया जाता है। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहेगा वो होगा, अगर 2 इलेक्शन कमिश्नर मना भी कर रहे हैं तो वो डिसीजन अपने हिसाब से लेगा, नहीं। बेसिकली जो डिसीजन लिए जाते हैं वो मेजोरिटी से लिए जाते हैं। मान लीजिए तीनों मेंबर्स में अगर मतलब एक कंसेंसस नहीं है, अगर वो आपस में मानते नहीं है तो 2-1 से वोट करके वो उस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि जिसमें ज्यादा वोट होंगे उसी को वही डिसीजन लिया जाएगा। अब टर्म्स की बात करते हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो इलेक्शन कमिश्नर के मेंबर, इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं वो कितने टाइम के लिए होते हैं। बेसिकली ये 6 ईयर्स के लिए, या जब तक ये 65 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक के लिए ये इसके मेंबर्स रह सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर का जो टर्म है वो 6 ईयर्स है, या फिर जब तक वो 65 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक के लिए है। ऑल्दो जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी इलेक्शन कमिश्नर को चेंज कर सकता है। ये जो टर्म्स हैं और जो क्वालिफिकेशंस होती हैं इलेक्शन कमिश्नर से जुड़ी हुई वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई है। ये एक्चुअली एग्जीक्यूटिव पावर है, वो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ये है वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सेक्रेटेरिएट है वो दिल्ली में है। तो आपको ये याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन का इंडिया का जो सेक्रेटेरिएट है वो दिल्ली में है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो ये है कि पहला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था वो कौन था। फर्स्ट चीजें जो होती हैं जो पहले सबसे पहले हुई होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फर्स्ट
चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इंडिया का बना था वो था सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन हमारे भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। आज के टाइम पे अगर प्रेजेंटली हम लोग बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सुशील चंद्र हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो फर्स्ट सीईसी थे यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो सुकुमार सेन थे, और प्रेजेंटली आज के टाइम पे जो सीईसी हैं वो सुशील चंद्र हैं। ठीक है, इन्होंने सुनील अरोड़ा की अप्रैल में ही जगह ली है, तो आज के टाइम पे सुशील चंद्र हमारे सीईसी हैं। उसके अलावा इलेक्शन से रिलेटेड जो कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है वो आपको याद रखने हैं, जैसे कि स्वीप। अब एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि वो बोल देंगे कि स्वीप इज रिलेटेड टू। ठीक है, अब वो इलेक्शन दे देंगे, डांस दे देंगे, म्यूजिक फॉर्म दे देंगे, कुछ भी ऐसा दे सकते हैं, और आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि स्वीप किस चीज से रिलेटेड है। तो स्वीप बेसिकली वोटर एजुकेशन से रिलेटेड टर्म है। तो स्वीप का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। बेसिकली ये वोटर से रिलेटेड जो लिटरेसी है उसको बढ़ाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। तो अगर आप चाहें तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, पर इस एग्जाम के लिए मुझे नहीं लगता कि ये इम्पोर्टेंट है। आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो स्वीप है ये वोटर की लिटरेसी या उनके एजुकेशन को बढ़ाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है वो है एपिक, यानी कि इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अब एपिक अगर पूछ लेगा तो हो सकता है आप लोगों को याद ना आए, ऑल्दो आप सब जानते हैं कि हमारे वोटर आइडेंटिटी कार्ड होते हैं। तो एपिक आ जाएगा तो मे बी आप लोगों को याद ना रहे, तो इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। इसका जो फुल फॉर्म है वो इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इलेक्शन कमिश्नर्स को निकाला कैसे जाता है, उनको निकालने का क्या बेसिस है, किस रीजन के ऊपर उनको निकाला जा सकता है। बेसिकली उनको प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का रीजन देके निकाला जा सकता है। तो उनको निकालने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द पार्लियामेंट, यानी कि जो 2/3 मेजोरिटी है जो भी प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उनका अगर वोट आता है कि इनका प्रूव्ड मिसबिहेवियर है तो सीईसी को निकाला जा सकता है। उसके अलावा ये जो निकालने की प्रक्रिया है इसको इम्पीचमेंट नहीं बोलते हैं। ठीक है, इम्पीचमेंट जो टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ये आपको याद रखना है। तो इनका जो रीजन है निकाले जाने का वो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। उसके अलावा 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है आर्टिकल 326। बेसिकली आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज के बारे में लिखा हुआ है या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में लिखा है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो एडल्ट की डेफिनेशन है वो 18 अबव है। ठीक है, और यूनिवर्सल का मतलब ये है कि कोई भी जो 18 या 18 से ऊपर का उम्र का है उन सबको वोटिंग राइट्स दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, और इसी को हमने आर्टिकल 326 में देखा है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्ट 15 में है, आर्टिकल 324 से 329 है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन लेकर आता है। आर्टिकल 324 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और आर्टिकल 243 के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाती है। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज का इलेक्शन करवाने वाली बॉडी स्टेट इलेक्शन कमीशन है, जो कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत बनाई गई थी। आज के टाइम पे हमारे इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर्स हैं। जो सीईसी है आज के टाइम पे वो है सुशील चंद्रा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके नाम क्या हैं। 25 जनवरी जिस दिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंड की गई थी उस दिन नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं हम हर साल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि नेशनल गवर्नेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अमेंडमेंट के तहत जो वोटिंग एज थी वो 21 से 18 कर दी गई थी, वो है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। स्वीप, एपिक, ये सब आपको याद रखना है। और 326 आर्टिकल में आपको बता चुकी हूँ, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी कि एनीबडी of the age 18 and above the age of 18 are eligible to vote in India। ठीक है, ये था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमने इस पूरे के पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक से, आई कैन अश्योर यू दैट। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए वीडियो को और अपने नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं मोस्ट प्रॉबेबली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन डिस्कस करूंगी।
तो आई होप आप लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। ये एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो थी, इसमें सारे के सारे फैक्ट्स मौजूद थे। आई कैन अश्योर यू, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कोई क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो के बाहर नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा मैटर डिज़ाइन किया था। उसके अलावा मुझे ये बोलना है कि अब रोज़ एक एक वीडियो मैं अपलोड करूँगी जो कि UPSC प्रिपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। तो अगर आपके पास कोई सजेशन है और आप कुछ बोलना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपको पर्सनली मुझे मैसेज करना है तो आप जो ईमेल आईडी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो। तो हम लोग धीरे धीरे, सबसे पहले हम पॉलिटी को पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, फिर हम हिस्ट्री के पास चलेंगे और उसके बाद जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरीके से हम लोग कवर अप करेंगे। और मैंने ये सोचा है, क्योंकि मेरा जो लाइव जाने की जो आप मुझे बोलते रहते थे, मैंने सोचा है कि मैं अब लाइव जब जाया करूँगी तो मैं MCQs आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। जैसे आज मैंने आपके साथ इलेक्शन कमीशन डिस्कस किया, कल मैं आपके साथ एक और कोई टॉपिक डिस्कस करूँगी, शायद UPSC डिस्कस करूँगी। तो उस तरीके से हम लोग उस वीडियो के अगले दिन में एक लाइव सेशन ले लेंगे जिसमें MCQs हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप इस बात से सहमत हो तो आप मुझे वीडियो में मतलब जो कमेंट सेक्शन है उसमें मुझे बताना कि मुझे लाइव सेशन लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक कोई लाइव सेशन नहीं लिया है। तो आई एम काइंड ऑफ नर्वस, बट इफ़ यू थिंक कि मुझे लेना चाहिए और मुझे प्रैक्टिस लाइव सेशंस में करवानी चाहिए क्वेश्चंस की, तो आप मुझे ज़रूर बताना। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।